नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक नया एपिसोड। मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जो पहले कभी स्त्रीकाल के से जो परिचित लोग हैं, जो कम से कम इसके वेब और प्रिंट फॉर्म को जानते समझते हैं और थोड़ा यूट्यूब का भी पुराने दौर का वो परिचित होंगे। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता स्त्री काल के संस्थापक संपादकों में से भी एक हैं और सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में MGIMS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी। अभी हमने इनका एक लेक्चर सुना था जेंडर और हेल्थ को लेकर के। आज उसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। कल्पना करिए कि पुरुषों को माहवारी का दर्द होता तो क्या होता। चलिए और आसान कर देते हैं, इसको दूसरे तरीके से देखिए। ये महिला मसला है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि जॉल्ट लगे, बियॉन्ड कास्ट जॉल्ट लगे। तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, और यदि ब्राह्मण गटर में उतर रहे होते तो क्या होता। ब्राह्मण पुरुष गटर में मतलब सफाई करने के लिए, तो क्या होता। ये मेजर दो सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं। निश्चित तौर पे यदि ब्राह्मण मेल गटर में उतर रहा होता तो जो सबसे पहला काम होता वो ये कि गटर की सफाई के सारे इक्विपमेंट तैयार होते, कायदे से सारी व्यवस्था होती, गटर में उतरने के बाद होने वाली मौतें नहीं होती, कम होती, रेयरेस्ट होती। अब इसको यहां लेके आइए कि यदि पुरुष को पेन होता, माहवारी होती तो क्या होता। तो सबसे पहले माहवारी के दर्द की समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया होता। आज तक ढूंढा गया क्या? मेडिकल साइंस क्या कर रहा है? भारतीय संदर्भ में इसको हाई कास्ट हिंदू मेल की तरह देखिए, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसको मेल के तौर पे देख सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं। ऐसा और अभी हाल फिलहाल में जो हमने डॉक्टर अनुपमा का लेक्चर सुना, बल्कि स्त्री काल के ड्योढ़ी पर ही ये उनका वो लेक्चर था, तो पहली बार मुझे भी जानकारी हुई और आपको भी शायद जानकारी पहली बार हो रही हो या पहले से आप जानते हो कि 1 सेकंड में 1500 स्पर्म पुरुष का पैदा होता है, और महिलाओं के का जो एग है वो महीने में 1 होता है। यानी पूरी जिंदगी में 500 के आसपास होता है। जिसकी जितनी जिंदगी होगी उस हिसाब से होगा। लेकिन मेजर सवाल है कि ज्यादा संरक्षित, ज्यादा हाय तौबा बच्चे के लिए, बेटे के लिए होता है। बेटी होती है तो मार दी जाती है, भ्रूण हत्या होती है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें। ये दो जो बिंब दिया मैंने कास्ट का, गटर में यदि ब्राह्मण उतरता और दर्द यदि माहवारी का पुरुष को होता, तो इन दोनों उदाहरणों से बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। हम समझेंगे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सरकारें महिलाओं के हेल्थ को लेकर के सिर्फ उनके मातृत्व तक सीमित होती है, कैसे पूरे उनके व्यक्तित्व और उनके पूरी संरचना, उनके पूरे जीवन पर हेल्थ सेक्टर नहीं सोचता। और भी हम समझेंगे हेल्थ सेक्टर में पुरुष वर्चस्व। डॉक्टर अनुपमा, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक छोटी सी टिप्पणी आप करें, और फिर हम, आपने उसमें कुछ विरोधाभास पॉइंट किए थे अपने स्पीच में, तो एक एक करके सबसे पहले हम कुछ कुछ विरोधाभासों पे बात करेंगे, फिर इन जनरल बातों की ओर आएंगे। डॉक्टर जी, अनम्यूट कर रहा हूं। के बाद मैं जुड़ रही हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं इस शिकार से जुड़ रही हूँ, तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और संजीव, धन्यवाद कि हमने इस बारे में बात अपने चैनल पर उठाई। जैसा कि आपने बोला कि विरोधाभास के बारे में हम बात करना चाहते हैं आज, तो जेंडर से संबंधित जो विरोधाभास मुझे समझ आए स्त्रियों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके बारे में मैंने उस मीटिंग में बात की थी जिसकी आप बात कर रहे हैं।
कुछ विरोधाभास थे जो मेरे मन में बहुत समय से हैं कि स्त्रियों को सिर्फ जेंडर की वजह से, उनके जेंडर की वजह से ये स्वास्थ्य को लेकर इन विरोधाभासों को झेलना होता है अपनी सारी जिंदगी। और उसका सबसे बड़ा जो सबसे पहला हमने जो सवाल उठाया कि माहवारी का दर्द अगर पुरुषों को हुआ होता तो अभी तक उसके लिए दवा एक बन गई होती। हुए हैं कुछ ओबीजीवाई जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनमें भी अधिकतर महिलाएं होती हैं। तो इस पे रिसर्च तो जरूर हुई है। डिस्मेनोरिया जिसको कहते हैं, माहवारी का दर्द है, इस पर रिसर्च तो जरूर हुई है, लेकिन वो रिसर्च उस पैमाने पर नहीं हुई और उस पर बाकी लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। बाकी जो हेल्थ सिस्टम है, पूरा स्वास्थ्य तंत्र है और जो स्वास्थ्य शोध है, वो पूरा एक जो तंत्र है शोध का, उसने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि अगर पुरुषों को होता ये दर्द तो जितना दिया जाता था, जितना दिया गया होता उतना नहीं दिया गया। और इसलिए आज भी विश्व की करीब 40 to 60% महिलाएं हैं जो इस महामारी के दर्द से जूझ रही हैं और उनकी जिंदगी के 1, 2, 3 हर महीने उनके कम से कम 2-3 दिन इस महामारी के दर्द से जूझते हुए निकल जाते हैं। उनकी उत्पादकता कम हो जाती है उस दौरान। ये भी समाज के लिए एक मतलब प्रोडक्टिव समाज है जो हमारा जो हर बात में उत्पादकता देखता है, तो उत्पादकता उनकी कम हो जाती है। उस बात पर भी अगर हम ध्यान दें तो इस पर रिसर्च होना चाहिए और डिस्मेनोरिया के लिए बेहतर दवाएं आज शामिल होना चाहिए हमारे डॉक्टरों के दवाओं का जो बक्सा है उसमें, जिससे कि और इसीलिए क्योंकि दवा नहीं है इसीलिए ये सब जो बातें उठ रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि महामारी के चूंकि आप दिनों में जब उस तरफ आप छुट्टियों बिल्कुल, को चूंकि लेकर आपको बात दर्द नहीं हुई। होता तो आप उसकी तरफ रिसर्च क्यों जाएंगे नहीं, और उस सीधे प्रोडक्टिविटी से जुड़ता नहीं है, इसलिए बिल्कुल आपको और रिसर्च की जरूरत नहीं। बिल्कुल प्रोडक्टिविटी से जुड़ता है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अगर उससे आपका इंडस्ट्री में कुछ फर्क पड़ रहा होता तो शायद आप उस पर ध्यान देते, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है प्रोडक्शन की अधिकतर बात कर रहे हैं, महिलाएं। प्रोडक्टिविटी में तो इसलिए रिप्रोडक्शन की। जी इसलिए और ये जो महामारी की छुट्टियों पे जो बात हुई पिछले 1 साल पहले करीब, काफी इस पर आंदोलन उठा था, बात हुई थी कि महामारी में केंद्र सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि महामारी के दिनों में इस पेन से निजात तो मिल नहीं रही है, तो कम से कम 1-2 दिन की छुट्टी दे दी जाए उनको, स्त्रियों को। तो ये भी इसीलिए है क्योंकि हमारे पास कोई दवा नहीं है आज तक। अगर दवा रही होती तो हम वो छुट्टियों की बात भी नहीं करते थे। तो जी, गहन शोध नहीं हुई है आपने और आपने हमारे एक पास बात अभी तक कही सुचारू जो हम उपचार नहीं है डिस्मेनोरिया के बिल्कुल, लिए। हमने आपने एक बात कही थी जो हमने अपने उसमें इंट्रो में भी लिया कि एक पुरुष प्रति सेकंड 500 स्पर्म उसके बनते हैं, और 1500 इसके जरिए या आपने एक पूरी थ्योरी 1500। मुझे बड़ा वो सबको बड़ा पसंद आया कि हम्म। आप कैसे जो है सारी चीजें मेल ओरिएंटेड होता है, इवन भ्रूण हत्या तक हो जाती है, जबकि कीमती तो महिला होनी चाहिए थी, बिल्कुल। क्योंकि एक जो है महीने में एक बनता है। जी अनुपमा। असल में ना वंश को आगे ले जाने के लिए हम जो आप पितृसत्ता जो चलाती है, जो प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि वंश को आगे ले जाने वाले पुरुष होते हैं, वंश को आगे ले जाने वाली महिला होती है। अगर महिला ना हो तो वंश आगे कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता। तो वो जो बात थी कि जो पुरुष हैं 1500 स्पर्म्स पर सेकंड उनमें पैदा होते हैं जब तक वो फर्टाइल रहते हैं। अधिकतर प्यूबर्टी से लेकर जब तक वो जीवित रहते हैं अधिकतर टाइम पुरुष फर्टाइल ही होते हैं, और इसलिए स्पर्म्स की संख्या 1500 पर सेकंड के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो उनकी जिंदगी में बिलियंस, अरबों खरबों, आप अनगिनत स्पर्म्स होते हैं जो कि वंश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन उसको एक ओवम चाहिए स्त्री का वंश को आगे ले जाने के लिए, और वो हमारे पास कुदरत ने बहुत कम मात्रा में दिए हुए हैं। तो स्त्रियों की जो फर्टाइल एज ग्रुप होती है जो 15 से 50 साल के बीच होती है, 13 से 50 साल समझ लीजिए, सिर्फ उतनी ही होती है जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी चल रही होती है। तो इतने कम समय के लिए वो फर्टाइल होती हैं और उतने कम समय में भी महीने में सिर्फ एक ओवम उनका होता है, जिसको पुरुष के एक स्पर्म से मिलना होता है, जो कि सेकंड में 1500 के हिसाब से बन रहे होते हैं। और जब तक ये दोनों मिलते नहीं है तब तक वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो वंश आगे बढ़ता है वो उस ओवम से आगे बढ़ता है। स्पर्म्स तो बहुतायत में मौजूद है, लेकिन फिर भी ये जो पितृसत्ता ने जो
पुरुषों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया वंश आगे बढ़ाने के लिए, वो कभी मुझे समझ नहीं आया, और ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। और इसलिए स्त्रियों को, सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज ऐसी है, सिर्फ मानव ऐसे हैं जिनमें रिझाना जो होता है वो स्त्रियों का काम बना दिया गया पुरुषों की बजाय। बाकी सारी स्पीशीज में रिझाना जो होता है वो मेल्स का काम होता है। आप अगर एनिमल किंगडम में जाएंगे, जानवरों को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, तो रिझाने का काम जो होता है वो मेल्स करते हैं हमेशा। सिर्फ पितृसत्ता ऐसी है जिसने मेल्स को मेल्स से ये काम भी हटवा दिया, ये काम भी नहीं करेंगे, उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, फीमेल्स करेंगी, रिझाने का काम उनका है। जबकि डिमांड में उनको होना चाहिए, क्योंकि उनके ओवम की मांग अधिक है, सप्लाई कम है। उसमें तो उसमें उस उसमें वजह फिर से जी हाँ क्या हुआ कि जो बॉडी इमेज थी वो स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। उनकी किसी भी और गुणों से, उनके सारे गुणों से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी बॉडी इमेज हो गई, क्योंकि रिझाना उनका काम था। उनके गुण भी इसी रिझाने के काम में शामिल मान लिए गए। जो उनके गुण रिझाने में काम आते थे वही उनके गुण माने गए, और अदरवाइज जो उनके गुण थे उनको गिना ही नहीं गया कभी। तो इस बॉडी इमेज को ही अगर हम ले लें, बाकी गुणों की बात छोड़ भी दे, तो सिर्फ बॉडी इमेज के कारण ही आज दुनिया की अधिकतर महिलाएं कभी ना कभी डिप्रेशन में जाती हैं, कभी ना कभी अवसाद होता है उनको, चाहे वो बचपन से, प्यूबर्टी से लेकर जब से ये बात शुरू होती है तब तक, और आखिरी मतलब बहुत जब तक वो फर्टाइल एज ग्रुप में रहती हैं तब तक भी, और उसके बाद भी। और ये बॉडी इमेज सिर्फ उनके पुरुषों को वंशावली के लिए रिझाने तक सीमित नहीं रहती, ये उनके काम में भी आड़े आती है। जी रिझाना मतलब सुंदर दिखना उनका एक निवेश, शिक्षा जैसे पुरुषों के लिए निवेश है, स्किल्स जैसे पुरुषों के लिए निवेश है, ऐसे सुंदरता स्त्रियों के लिए निवेश मानी जाती है। किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए, अगर वो सुंदर होंगी तो माना जाता है कि वो ज्यादा सफल होंगी किसी भी प्रोफेशन में। तो उनकी जरूरत है, उनको जरूरत बना दिया गया है, सुंदर दिखना उनकी जरूरत बना दिया गया है हर प्रोफेशन के लिए, करीब करीब हर प्रोफेशन के लिए। जबकि पुरुषों को इसकी जरूरत नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में सफल होने के लिए उनको सुंदर दिखने की जरूरत नहीं होती है, स्त्रियों के लिए ये जरूरत बना दी जी गई उनकी। ये एक विरोधाभास है। आपने कोई परसेंटेज बताया था कि एक परसेंटेज है जो मतलब महिलाएं हैं इतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में अपने को जी, सुंदर पूरी महसूस दुनिया नहीं। में, हाँ, एक स्टडी है जो हुई थी करीब 2012 में, शायद मेरे ख्याल से हुई थी, और इसमें दुनिया की सभी बहुत सारी स्त्रियों के ऊपर सभी देशों में एक सर्वे हुआ था, बड़ा सर्वे हुआ था, जिसमें सिर्फ 4% महिलाओं ने ये माना था कि वो सुंदर है, वो खुद को सुंदर मानती है। सिर्फ 4% महिलाओं ने, और बाकी 96% ने, 96% ने माना कि उनकी, किसी ने माना उनकी नाक अच्छी नहीं है, किसी ने माना उनकी आंखें अच्छी नहीं है, किसी ने माना उनके लिप्स अच्छे नहीं है, वो सुंदर नहीं है। तो इतना बड़ा कारण है ये एक अवसाद का स्त्रियों में। जबकि आप पुरुषों से ये बात करेंगे तो वो हंसेंगे, ये बात कभी उनके दिमाग में भी नहीं आएगी कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बना दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल बना दिया गया है स्त्रियों के लिए। जी। बिल्कुल। ये अनुपमा देखिए कि बिहार में बड़े शोर के साथ जेंडर बजटिंग शुरू की गई। अब कहा गया कि बिहार पहला राज्य, 2008 में सुशील मोदी हुआ करते थे वित्त मंत्री उस वक्त, तो कि उन्होंने जेंडर बजट शुरू किया। लेकिन वो बेसिकली फर्जी नैरेटिव इसलिए लगता है कि वो सबको, जैसे महिलाओं के लिए दिए गए जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था को एक जगह ला करके बता देना कि ये जेंडर बजट है। वो न भी होता बिल्कुल तो बजट में शामिल ही होता। बिल्कुल सरकारें एकदम से इस पर इतनी अगंभीर हैं कि आप जेंडर बजट की बात होगी तो फिर ये सारे एस्पेक्ट्स पे बात होगी, और बिल्कुल उसमें तब हो सकता है कि जो पीरियड पेन है उसके लिए अलग से रिसर्च का भी व्यवस्था हो बिल्कुल सकता है कि होना ही दूसरी और चाहिए। चीजें, बिल्कुल उस पर भी बात होगी। लेकिन ये पूरे मतलब साइंस का के सेक्टर में भी जो रिसर्चेज है उस पर किस तरह से जेंडर ओरिएंटेशन काम करता है, थोड़ा उसको स्पष्ट करिएगा। और जी। इस कारण से जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर भी मेल डोमिनेंस ज्यादा है। यदि शायद वुमन डोमिनेंस होता तो शायद कुछ कुछ तो बेहतर होता। और कितना हाँ, आप पार्टिसिपेशन है, दो कितनी बातें महिलाएं कर रहे हैं यहाँ हैं। पर। एक तो बात कर रहे हैं कि साइंस में जो जो शोध है उसमें कोई पूर्वाग्रह है क्या स्त्रियों को लेकर, और दूसरी बात जो है वो साइंस के क्षेत्र में
नेतृत्व को लेकर है कि नेतृत्व जो है वो अभी भी मेल्स के हाथों में है, इसलिए भी शोध वहां पर कम हो रहा है स्त्रियों को लेकर। तो पहले तो मैं आऊंगी कि जो शोध पर से है उसमें दो तरीके के पूर्वाग्रह यूजुअली देखे गए हैं मेल्स, अगर हम जेंडर की बात करें तो। एक तो ये है कि एज्यूम्ड इक्वालिटी, ये माना जाता है कि अधिकतर जो बीमारियां हैं वो पुरुषों और स्त्रियों में एक जैसी होती हैं, इसलिए अगर सिर्फ पुरुषों पर भी शोध कर लिया जाए तो वो जो शोध के परिणाम है वो स्त्रियों पर भी समान रूप से लागू होंगे, और जो दवाएं उन शोधों के बाद निकलेंगी बीमारियों के लिए वो समान रूप से स्त्रियों के लिए भी कारगारी होंगी। अब ये इतना बड़ा विरोधाभास है और इसलिए शोधों में स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये बोल दिया जाता है कि स्त्रियों में माहवारी के कारण और उनके प्रजनन संबंधी जो और बाकी की परेशानियां हैं जो उनको शोध में शामिल करने के लिए दिक्कत देती हैं, तो इसलिए स्त्रियों को शोध में शामिल नहीं किया जाता, ये मानकर कि बीमारियां तो सब में एक जैसी हैं, तो पुरुषों में भी जो बीमारियां जिस तरह से हो रही हैं वो स्त्रियों में भी उसी तरह से हो रही हैं, और इसलिए पुरुषों के परिणामों को, शोध के परिणामों को स्त्रियों पर लागू किया जाता है। अब एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, स्त्रियों में और पुरुषों में दिल की बीमारियां जैसे आप ले लें, तो दिल की बीमारियों में सारे शोध यूजुअली पुरुषों पर होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर ये है, पुरुषों और स्त्रियों के कार्डियक, आप हार्ट अटैक की बात अगर ले लें, जिसको दिल का दौरा बोला जाता है, दिल का दौरा यूजुअली पुरुषों में हम अधिकतर ये समझते हैं, क्योंकि शोध उसी तरह से हुए हैं कि पुरुषों में सभी जगह पर जो हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, जो धमनियां होती है, रक्त की धमनियां होती हैं, उनमें रुकावट आने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन अब थोड़ी सी रिसर्च इस मामले में अभी थोड़े दिनों पहले ही आई है और उसमें कुछ स्त्रियों को भी लिया गया, और उसमें ये निकला कि स्त्रियों में अधिकतर दिल का दौरा धमनियों में वो जो रुकावट है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे बोला जाता है, और जो अधिक कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है, वो स्त्रियों में अधिकतर दिल के दौरे का कारण नहीं होती है। उनमें दिल के दौरे का कारण कुछ और होता है, जो कि जो मांसपेशियां होती हैं धमनियों की, उनका सिकुड़ना, वो एक दूसरा कारण है रक्त को रुकने का, ब्लड के लिए, हार्ट के लिए, और उसके कारण स्त्रियों में ज्यादा दिल के दौरे पड़ते हैं। तो जब तक स्त्रियों में शोध होंगे नहीं तब तक पता कैसे पड़ेगा कि दोनों में बीमारियां समान तरीके से नहीं हो रही हैं, और उनके लिए इलाज भी अलग अलग होना चाहिए। चाहे उनमें कोई भी दिक्कत हो, स्त्रियों में कोई भी दिक्कत हो उनको शोध में लेने में, चाहे उनकी माहवारी आती हो आड़े, या उनके प्रेगनेंसी आड़े आती हो, कुछ भी आड़े आती हो, लेकिन फिर भी उनको एक अलग उनका ग्रुप बनाना जरूरी है हर शोध में, हर बीमारी के लिए शोध में, ताकि ये समझ में आए कि उनकी बॉडी किस तरह से अलग तरीके से काम करती है कुछ अधिकतर बीमारियों में, और इसलिए उनके इलाज भी अलग तरीके से ढूंढे जाने चाहिए। तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि एक एज्यूम्ड एक इक्वालिटी मान ली गई साइंस में, क्योंकि साइंस भी हमारा समाज से ही प्रेरित होता है, और इसलिए समाज में जो पूर्वाग्रह होते हैं वो साइंस में अपने आप आ जाते हैं, विज्ञान में अपने आप आ जाते हैं। उसकी जड़ें मेल डोमिनेंस, मेल प्रेजेंस, महिलाओं का कम होना, अब धीरे नहीं, धीरे ये इसमें मेल डोमिनेंस है ही नहीं कहीं, ये तो सिर्फ मान लिया गया है कि दोनों में बीमारियां एक तरह से होती हैं, साइंस ने ऐसा मान लिया। मैं कह रहा हूँ कि दूसरी तरह से ना सोचने का कारण यह है कि वहां मेल है, मेल हाँ, डोमिनेंस है, बिल्कुल होती तो शायद अलग तरीके से भी सोच। और दूसरा साइंस में एक और पूर्वाग्रह है जो कि इक्वालिटी से अलग है, उसको एज्यूम डिफरेंस हम बोलेंगे। एज्यूम डिफरेंस ये है कि स्त्रियों के लिए जो स्त्रियों के जो लक्षण होते हैं बीमारियों के, उनको उनका वहम मान लिया जाता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि स्त्रियां बहुत समय, अधिकतर समय उनके वो अधिकतर स्वस्थ होती हैं, उनको बहुत कम बीमारियां होती हैं, और जब वो कोई बीमारियों का लक्षण अपना बता रही होती हैं तो वो उनके मन का वहम होता है, बहुत बहुत मानसिक उनमें कुछ उनका दिमाग ही ऐसा होता है कि कुछ छोटे मोटे लक्षणों को वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताती है, और इस तरह से बीमारी नहीं होती है उनको, लेकिन उनका वहम होता है। ये एक एज्यूम डिफरेंस वाली बात भी है कि उनके लक्षणों को आप भाव नहीं दे रहे साइंस में, इसलिए उस पर शोध भी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से स्त्रियों के लिए खतरनाक हो जाता है, या तो आप सारी बीमारियों को एक जैसा मान रहे हैं स्त्रियों पुरुषों में, या तो आप उनके लक्षणों को मान ही नहीं रहे हैं कि वो लक्षण हैं भी या नहीं है। तो दोनों ही तरीकों से जो साइंस है वो बायस्ड है स्त्रियों के लिए, और इस तरह से जो शोध है वो नहीं बढ़ पाता है उस तरह से जितना तटस्थ उसको होना चाहिए विज्ञान। मुझे लगता है कि वो उसमें सोसाइटी की बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है, और
जेंडरीकृत है, ये पूरा ही जेंडरीकृत है, क्योंकि नेतृत्व कभी शोध के मामले में भी वही बात है कि स्त्रियों के हाथ में बहुत कम होता है। मैं तो शोध को भी ना लेके सामान्य, अगर हम क्लिनिकल बारे में भी बात करें, हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे स्टाफ में लोअर जो होते हैं, जो लोअर कैडर्स होते हैं, वहां पे स्त्रियां ज्यादा होती हैं। आपने देखा होगा गाँव में आशा वर्कर्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, लोअर कैडर्स है, सबसे लोअर कैडर है। फिर उसके ऊपर हम अगर हॉस्पिटल्स में आते हैं तो लोअर कैडर्स में नर्सेज होती हैं। जो फिजिकल वर्क है वो सारा, जो जितना भी सारा रिस्की वर्क है, पेशेंट के साथ में उनके संपर्क में आने का, उनसे संक्रामक रोगों को ले लेने का, उनके टेंशन्स को, उनको उनकी केयर करने का, वो जो सारा जो लोअर वर्क कहा जाता है, फिजिकल वर्क है, जो रिस्की वर्क है, वो स्त्रियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और जो ऊंची कुर्सियों पर बैठने का काम है, नेतृत्व का काम है, शोध डिसीजन मेकिंग है, शोध किस सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए, वो जो डिसीजन का मेकिंग का काम है, वो सब अभी भी पुरुष कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसलिए भी मतलब इसलिए आप भी एक हमारा परसेंटेज साइंस उतना कि तटस्थ नहीं हो पाता जितना उसको होना चाहिए। 28% डॉक्टर्स जो हैं वो वुमन हैं, नर्सेज जबकि बिल्कुल 80%, बिल्कुल और बिल्कुल। आशा वर्कर जो हैं जिन पर पूरा हेल्थ सिस्टम है वो रूरल है 100%। सर, बिल्कुल। लेकिन लीडरशिप में महिलाएं मात्र 20%। ये बेसिक है। मुझे लगता है ये यदि मान लिया ये आपकी संस्थाएं क्या, आपके डॉक्टर IIMS आईएमए क्लिनिक, आईएमए आईएमए IMS, सॉरी, इंडियन इंडियन मेडिकल मेडिकल एसोसिएशन। एसोसिएशन, जी बिल्कुल। हाँ, इतना चर्चित था, देखिए कैसे उनके आजकल मुझे नेतृत्व, भी, हाँ, उसमें भी हमारे आजकल, जितने आज तक, आपको जितने लोग मतलब अभी जब से देख वो रहे बना हैं, है। आपको जितने लोग देख रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग ज्यादा हैं, उनके कमेंट सब उसमें आ रहे हैं डे टू डे का। उनकी बिल्कुल। वोकेबलरी में मैं कहूँ कि नीतीश कुमार की तरह डिमेंशिया हो गया मुझे। IMA इतनी फॉर्म है, तो IMA में भी महिलाएं कम वहां बैठी हैं, यदि बैठी होती तो हाँ, शायद आपकी तरफ सोच रही होती। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक अब पूरी हिस्ट्री में करीब 1936 में बना होगा आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें भारत के अधिकतर जो क्लिनिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब उसमें शामिल होते हैं। और उसके प्रेसिडेंट की पोस्ट की अगर बात करें तो 1936 से आज तक सिर्फ 3 ही महिला प्रेसिडेंट उसमें आई हैं। तो नेतृत्व का ये हाल है। तो बिल्कुल। जी। और जबकि जबकि डॉक्टर प्रोफेशन और ये टीचिंग का प्रोफेशन मिनिमम महिलाओं को लेकर के कुछ कुछ उसमें तो रहा है कि जो है। एक और विरोधाभास पे आपने बात की थी, और वो था कि महिलाओं की, लड़कियों की कम उम्र में शादी, हम्म। लैंगिक हिंसा से जी बचने के लिए, जी। और उसके बाद हाँ, उसका यूजुअली ये तर्क दिया जाता है कि घर परिवार जो है वो स्त्री को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, मतलब उस लड़की को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, जैसे वो बड़ी हो रही है उसको सुरक्षा देने में असमर्थ है। क्योंकि सभी लोग यूजुअली गरीब परिवारों में मैंने देखा है, और कुछ कल्चरल ये भी है कि उसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाती है परिवार के लिए, कि वो बाहर जा रही है, घर के बाहर जा रही है, उसको हम नहीं, बिगड़ रही है, लड़की बिगड़ जाएगी, घर के बाहर जाएगी, तो इस उम्र में तो उसकी शादी जल्दी कर दी जाती है। इस तरह ये लैंगिक हिंसा से बचने के लिए, कि सड़कों पर उसके खिलाफ कुछ ना हो, इससे बचने के लिए उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी के बाद ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि शादी के बाद उसके साथ ज्यादा लैंगिक हिंसा और जेंडरीकृत हिंसा शुरू हो जाती है, परिवार से लेकर तो सड़कों तक भी। कोई एज तो, किसी एज में भी वो सेफ तो है नहीं। 2 साल की उम्र से लेकर 85 साल तक की उम्र की फीमेल्स पर रेप होते हुए आपने देखे हैं। तो उम्र की तो कोई बात है नहीं। मैराइटल रेप की बात भी उसमें आती है कि शादी के बाद भी वो रेप से तो नहीं बच पाती है। अभी थोड़े दिनों पहले ही एक मुद्दा उठा था, जब जिसमें एक कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि अननेचुरल सेक्स जो है वो रेप, मैराइटल शादी के बाद वो अननेचुरल नहीं, मतलब आप उसको गुनाह नहीं मान सकते, क्राइम नहीं है वो। अगर पति को अननेचुरल सेक्स चाहिए तो स्त्री को देना, उसकी वाइफ को देना ही पड़ेगा, और वो क्राइम नहीं है। इसके और अलावा तो वो जो रेप का ये जो IPC है, अब तो भारतीय न्याय व्यवस्था संहिता है, तो उसमें यदि बाल विवाह हो गया और हाँ, उसके बाद सेक्स उसके हुआ, बाद बिल्कुल तो आप बिल्कुल रेप के तहत अमाउंट पॉक्सो भी नहीं काउंट नहीं लगा होगा। सकते आप वहां पे, फिर पॉक्सो भी नहीं लगा सकते। पॉक्सो भी नहीं तो लगा सकते, कुछ भी 376 वगैरह कुछ नहीं लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और बिल्कुल। जो बाकी तो हिंसा बढ़ी जाती है, फिर घरेलू हिंसा,
डोमेस्टिक वायलेंस उसके लिए बढ़ जाती है, वो भी उस स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी एक आयाम है जिसके ऊपर हम बात करने में झिझकते हैं। तो अब देखिए, ड्राइंग मेमोयर जो हमने इंट्रो में अपनी बात कही थी कि यदि ब्राह्मण गटर में उतरने लगे तो जी गटर की सारी व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल। यदि ब्राह्मण को महिलाओं वाली का ये होने लगे, मैंने हाई कास्ट हिंदू मेल ले रहा हूँ, ब्राह्मण का अर्थ ये है, तो फिर वो चीजें देखिए, ये कह रहे हैं कि अब अभी मर्दों को बच्चा पैदा करने की नौबत आने वाली है, तो आर्टिफिशियल उस पे काम चल रहा है। और ये देखिए कि जैसे ही पुरुषों के काम करने की बारी आई, वॉशिंग हाँ मशीन, जूसर, वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल सब आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बल्कि ये तो है बिल्कुल। ही कि आप यदि घर में किचन में हैं तो महिला ऐसे एमेच्योर वर्क है, यानी घर के लिए है तो महिला करेगी और बाहर जाएगी। तो एक एस्पेक्ट पे और बात करना चाहेंगे, 25 मिनट हो चुका है। जी महिलाओं का जो मेंटल हेल्थ है, जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उस पर बहुत कम तवज्जो होता है। और कई बार तो पता भी नहीं है, डिप्रेशन का पता भी नहीं चलता, घर के लोगों को हम्म। नहीं पता चलता, सिस्टम तो उसको तवज्जो नहीं देता है, जब तक कि एकदम पागल ये ना हो जाए, मेंटली रिटार्ड ना, बाहर ना हो सिस्टम जाए। तवज्जो देता है। असल में ये माना जाता है कि मानसिक रोगों से स्त्रियां ज्यादा ग्रसित होती हैं। ये एक जनरल एक धारणा है कि जो मनोरोग होते हैं वो स्त्रियों में ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ होता नहीं है, उसके आगे कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। हालांकि वो सही भी नहीं है कि मनोरोग स्त्रियों में ही ज्यादा होते हैं। कुछ खास रोग हैं जैसे कि अवसाद है या डिप्रेशन है, वो स्त्रियों में ज्यादा होते हैं, और वो भी जेंडरीकृत है एक्चुअली। जब उनको उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, आय, अधिकार, उनका समय, स्वतंत्रता, उनको जो जानकारी मिलती है स्वास्थ्य के लिए, वो सब, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो उन तक बचे खुचे पहुंचते हैं, स्त्रियों तक। बिल्कुल। और इससे जो अवसाद आता है वो सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य के लिए, जो उनको आगे अपने ही स्वास्थ्य के लिए जो उनको काम नहीं करने देता है। एक सेल्फ डिग्निटी वाली बात होती है, सेल्फ केयर वाली बात होती है, वो स्त्रियों में कभी आती नहीं, उनको सिखाया भी नहीं जाता है। तो उससे अवसाद तो निश्चित उनमें ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मानसिक रोग स्त्रियों में ही ज्यादा होते हैं। कुछ मानसिक रोग बिल्कुल। पुरुषों में ज्यादा होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, वो पुरुषों में ज्यादा होते हैं। जो बहुत गंभीर मानसिक रोग है वो पुरुषों में ज्यादा होते हैं। तो ऐसा है नहीं कि मानसिक रोग स्त्रियों में ज्यादा और होते हैं वो या क्यों ना पुरुषों में हो ज्यादा सकता, होते हैं। शायद आप, मैं लेकिन जैसा समझता हूँ, आप डॉक्टर हैं, आप मुझे करेक्ट करेंगी, कि सिजोफ्रेनिया सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण एक उसका केंद्रीय बिंदु होता होगा सेल्फ सेंटर्ड होना, और पुरुष नहीं, ज्यादा सेल्फ इतना सेंटर्ड तो होते हैं। नहीं, इस बारे में तो मैं ज्यादा अपनी ओपिनियन नहीं बता पाऊंगी। एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया में जेनेटिक कारण भी आते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा तो इस पर शोध चल रहा है अभी कि उसके कारणों में है क्या असल में। लेकिन उसमें बिल्कुल। डेफिनेटली कुछ सामाजिक कारण तो आते ही हैं, जिस तरह से बड़ा किया गया है, जिस तरह से वो फैमिली की जो सिचुएशन रही है, तो वो सब तो कारण उसमें आते ही हैं। हर मानसिक रोग में सामाजिक और आर्थिक कारण आते ही हैं, पारिवारिक कारण आते ही हैं। लेकिन ये जो जेंडर है, ये स्पेशली स्त्रियों के जो मनोरोग हैं उनमें बहुत ज्यादा आता है। और जो बिल्कुल। शुरुआत वहीं से होती है, बॉडी इमेज से, परिवार में उसकी हैसियत से। उसकी कोई हैसियत नहीं होती है यूजुअली, शादी के बाद भी नहीं होती है। और इन इन सब चीजों से जो अवसाद होते हैं वो बहुत खासकर स्त्रियों के लिए अवसाद का कारण होते हैं, और मानसिक रोग उनमें बिल्कुल। ज्यादा। और ये भी देखा गया है, अगर मानसिक रोगों में हम सुसाइड को भी ले लेते हैं अगर, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में या शायद सारे विश्व में ही, मैं बहुत ज्यादा अभी आंकड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो सुसाइड की जो अटेम्प्ट है वो स्त्रियां ज्यादा करती हैं, 4 गुना तक ज्यादा करती हैं स्त्रियां लेकिन सुसाइड सफल का नहीं हो। अटेम्प्ट। लेकिन सफल नहीं होती हैं, सफल पुरुष ज्यादा होते हैं। और शायद इसके पीछे भी जेंडर ही काम करता है। बिल्कुल। अब तो देखिए, इस पर भी कुछ और कुछ शोध होना चाहिए। कुछ धारणाएं या कुछ बात, जैसे हम लोग एकदम से इस पटेल आज ठोस बात कर रहे हैं, जो होता है, जो घटित होता है, जो ज्ञात है। ये कह रहे हैं कि ये विज्ञान अपने को श्रेष्ठ बताती है, शास्त्र पुराण अपने को, जबकि वास्तविक में दोनों ही अपूर्ण ज्ञान है, बिल्कुल। मानव जाति के लिए पूर्ण नहीं है। हम और अपने आप को ठीक है। अपूर्ण माने तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो हाँ, किसी भी ज्ञान की तरफ बढ़ने का पहला रास्ता ये होता है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम अज्ञानी हैं। और साइंस आज भी यही आज मानता देखिए है हम और लोग शास्त्र इसको, भी यही मानते हैं। तो हम आज मान हम लोग लें कि इसको हम अज्ञानी हैं। बिल्कुल, आज हम लोग इसको डील करने नहीं बैठे हैं कि पति पत्नी में
झगड़े में नहीं, कौन ये भागी, अलग किस्सा है। हाँ, ये अलग या किस्सा है। एक ये अलग तो अलग तरीके से कभी हम लोग बात करेंगे। वायलेंस, पति पत्नी के झगड़े को तो ठीक है, वो तो होंगे ही, लेकिन वायलेंस वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक बिल्कुल। वायलेंस की नोबेल बात कर रहे हैं यहाँ पे। नोबेल्स इन मेडिसिन आर ऑलवेज अवार्डेड टू बायोकेमिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियर्स etc। तो ये है। खैर, तो कुल मिला करके एक कंक्लूडिंग टिप्पणी आप करिएगा कि स्त्री के स्वास्थ्य के को लेकर के भारतीय समाज और जो वैश्विक जो अलग दूसरी दुनिया है, उसमें हम कहाँ ठहरते हैं समाज और सरकार के तौर पे जेंडर और स्वास्थ्य के मसले में? एक्चुअली हम आगे तो पहुंचे हैं। स्त्री और जो प्रजनन रोग है उसमें हम बहुत डेफिनेटली हमने बहुत सफलता हासिल की है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है भारत, और उसकी समस्याएं भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। और उसमें भी हमने अगर हम अपनी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर 150 तक ला पाए हैं, तो बहुत बड़ी हमारे लिए ये एक उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन हम अपने आप को अब विकसित देश मानने लगे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में हम अपने आप को विकसित देश मानने लगे हैं, लेकिन हेल्थ को अगर हम लें तो हम अभी भी बहुत सारे गरीब देशों से भी बहुत पीछे हैं। ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी, और स्त्री स्वास्थ्य के मुकाबले में तो बहुत ही पीछे। बिल्कुल। हमारे स्वास्थ्य का कुल, हमारे पूरी जीडीपी का कुल 1.9%, ये 25-26 के बजट में कुल मिला के 1.9% बजट का हमने कुल हिस्सा स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। इतने कम बजट, ये बहुत गरीब देशों के बजट से भी बहुत कम है। हमारा जो लक्ष्य था 2025 तक, हमारा जो स्वास्थ्य के लिए बजट का जो लक्ष्य था वो 2.5 था, 2.5% आना चाहिए था अभी तक। लेकिन हम अभी तक 1.9 तक ही पहुंचे हैं। तो हम 2.5 तक भी कब तक पहुंचेंगे? और 4% जो अधिकतर कंट्रीज में 4% होता है बजट, और कुछ अच्छी जो बहुत विकसित कंट्रीज है उनमें 8% तक भी गया है स्वास्थ्य के लिए बजट। तो वहां तक तो हम बिल्कुल। कब तक पहुंचेंगे मुझे नहीं पता है। तो हम अभी जी। बहुत पीछे हैं, और जब तक ये बजट नहीं बढ़ेगा तब तक स्वास्थ्य के मामले में हम पीछे रहने वाले हैं। बहुत और बहुत स्पेशली बहुत स्त्रियां बहुत पीछे रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी पहुंच ही नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं है। और आपने कहा कि जो लो लो सर्विसेज हैं, आशा वर्कर और ये तमाम फाउंडेशनल चीजें हैं, वो महिलाएं ही करती हैं, और जो बड़े काम है, जो संस्था में जो निर्णय है वो उसमें नहीं है, ये पीछे हैं। अब सवाल यही है कि आधा समय तो हम लोगों का मोदी जी खा जाते हैं, 20% समय राहुल गांधी खा जाते हैं, और 10% समय कुणाल कामरा आदि खा जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जितने सवाल हैं, और जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अनुपमा जी। जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जितने सवाल हैं जो बेहद जरूरी सवाल हैं, आज तक 75 साल पूरा हो गया, 100 साल होने जा रहा है। 2047 का लक्ष्य है। 2047 में मोदी जी पता नहीं कौन सा अमृत काल लाएंगे, लेकिन मोदी जी रहेंगे तब, मैंने कहने का तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। लेकिन हम तो यही कहेंगे डॉक्टर अनुपमा कि 2047 तक भारत में कम से कम पॉलिटिकल डिबेट, सरकारें इस आधार पे यदि बने और बिगड़े, स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल पर कितना बजट रख रहे हो, कितनी व्यवस्था कर रहे हो, कितनी महंगी हो रही है शिक्षा, कॉमन स्कूलिंग, कॉमन स्वास्थ्य, इन सब सवाल, ये सब सवालों पे सरकार बने और बिगड़े, तो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा एक बहुत बड़ा मुद्दा एक क्लाइमेट का भी आ गया है, जो कि स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करने लगा दुस्वास्थ्य है। हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको तो हमने उसको कहा भी कि हमें। हाई कास्ट हिंदू मेल यदि बहुत सारी चीजों से प्रभावित होने लगे, तो बहुत सारी चीजों की तरफ सोचने समझने लग सकते हैं। एक क्लास भी उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं तो गरीबी के हिसाब से उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन हाई कास्ट क्लास भी अब कर देते हैं। तो इस शायद, क्योंकि जो प्राइवेट हेल्थ वाला सेटअप में वो जाकर के अपनी सारी चीजें कर लेते हैं, यदि उन्हें सरकारी अस्पतालों में आना होता है। हालांकि डॉक्टर बिल्कुल। अनुपमा का अस्पताल बढ़िया है, जो आसपास में जाए, मैं तो चूंकि रहा हूँ वहां तो जानता हूँ। डॉक्टर हमारा अनुपमा बहुत बहुत अस्पताल एक धन्यवाद। तरह से सरकारी अस्पताल ही है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, मैंने कोरोना में मुझे बिल्कुल। मेरी जिंदगी बचाई सरकारी जी। अस्पताल ने उस समय, जी। हालांकि जी। कोरोना नहीं हुआ था। और दूसरी चीजें मैंने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था देखी है, और सच में पूरे देश की यदि बिल्कुल। व्यवस्था किसी ने संभाला कोरोना में, तो वो आप सब डॉक्टर्स थे, सरकारी डॉक्टर्स ज्यादा थे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज कम लोग ने सुना है, आगे सुनेंगे इस वीडियो को। पॉलिटिकल चीजें आजकल सीधे हार्ड और यहाँ सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिए, लेकिन ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कामना करिए कि 2047 तक ये चीजें पॉलिटिकल सरकारों के बनने बिगाड़ने के केंद्र में आ जाएं, तभी अमृतकाल आएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 11 बज करके फिर मिलते हैं। नमस्कार। 9 बजे मिलेंगे मैं।